अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़क्र में खुशामदीद। डेडलॉक खत्म, नवाज शरीफ मान गए, लेकिन ये जो लेकिन है इसके अंदर एक कहानी पोशीद है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो राब्ते हुए ख़ुद उनकी अपनी जमात की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, उन राब्तों के नतीजे में इस बात पर तो उन्होंने हामी भर लिया कि जनाब अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए और इस हुकूमत से जान छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रख दी है। वो शर्त क्या है वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इस कदम को उठाने के लिए एक सियासी इत्तफाक के राय भी बहुत ज़रूरी था। उस सियासी इत्तफाक के राय को भी अब दोनों तरफ से उसकी जो मंजिल है उसको हासिल कर लिया गया। ये इत्तफाक राय कैसे हुआ, किस तरह हुआ, नवाज शरीफ साहब ने इसके अंदर क्या किरदार अदा किया, और वो जो डेडलॉक था जिसका मैंने आपके साथ तकरीबन 4 दिन पहले अपने वीलॉग के अंदर इजहार किया था, वो डेडलॉक किस तरह ख़त्म हुआ और नवाज शरीफ साहब की शर्त कौन सी थी, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले 2 और मौज़ूआत हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक है KPK के इलेक्शंस, क्योंकि अब वहाँ पर जो इंतखाबात का जो अमल है, वो पोलिंग का अमल है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब उसके बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। और वहाँ पर अभी तक शदीद किस्म की कशीदगी पाई जा रही है, क्योंकि पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर अभी हंगामों का, तोड़ फोड़ का, लड़ाई झगड़ों का, एक दूसरे के सर फाड़ने का, ईंटें मारने का, ये वाला सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से बार बार ये जो गिनती का अमल है इसके अंदर भी रुकावट पैदा हो रही है। इस सूरत हाल पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम OIC की, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अहमियत इस वजह से रखता है कि आज से 40 साल पहले पाकिस्तान में ही ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी, और अब 40 साल के बाद फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है इसके वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस फिर इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई। उस वक्त भी मामला अफ़गानिस्तान का था और इस वक्त भी मामला अफ़गानिस्तान का ही है, यानी 40 बरस गुजर गए। अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। वहाँ पर होने वाला जो जो जंग थी, जो वहाँ पर एक इक़्तिदार की रस्साकशी थी, और वो जिस तरीके से गैर मुल्की क़ुव्वतों की और ख़ुद वहाँ पर अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ़ तंजीमों का मरकज़ बन चुका था, उसके नतीजे में वहाँ पर जो खूरेज़ी हुई वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। लेकिन उसका बैकलैश आया पाकिस्तान पर उसका बैकलैश आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफ़गान महाजरीन, तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करना पड़ी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मनशियात और क्लाशनकॉफ कल्चर, यानी हथियारों की रेल पेल और इस किस्म के सारे मामलात पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब ये इस इजलास के अंदर जो इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने तकारीर भी की, और सब ने अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा कैफियत हैं, जहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, वहाँ पर बात तो की, लेकिन उससे आगे बढ़कर मदद करने के हवाले से सऊदी अरब ही का नाम अभी तक सामने आया है, क्योंकि उन्होंने जो अपना 1 अरब रियाल 1 बिलियन रियाल के पर मुश्तमिल एक फ़ंड कायम किया है, और उस फ़ंड के अंदर जो सबसे पहली जो अमाउंट रखी गई है वो सऊदी अरब की तरफ से रखी गई है। देखना यह है कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक किस तरीके से आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाले इस इंसानी अलमिये को एड्रेस करते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर भी ख़िताब किया, और शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अफ़गानिस्तान को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। अलबत्ता यहाँ पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अफ़गानिस्तान की मदद करना हम सब का बुनियादी तौर पर फ़रीज़ा भी है, और ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मुआवन साबित हो सकता है, और साथ उन्होंने ज़ोर दिया कि जनाब मदद चाहिए और आप सब अगर मदद करेंगे तभी हम अफ़गानिस्तान को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने की। उन्होंने कहा जनाब इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे हैं, अभी तस्लीम वाला मामला बहुत दूर है, अभी सिर्फ मदद के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस मदद के लिए जो है हम पूरी दुनिया से और आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि ख़ास तौर पर अमेरिका से, कि उन्होंने जो $2 अरब के अफ़गानिस्तान के जो फ़ंड्स हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं, वो उनको रिलीज़ करें ताकि अफ़गानिस्तान अपने पैरों पर अपना बोझ खुद उठाने के लिए किसी हद तक काबिल हो सके। देखना यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की इस्तदा सुनता है या वैसे ही दरगुजर कर देता है जैसे पहले करते रहे। खैर, ये चूँकि आज उसी दिन इजलास हुआ जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलदियाती इंतखाबात थे, और आज के जो बलदियाती इंतखाबात हैं मैंने आपसे गुजारिश की कि ये अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक इसकी वजह यह है कि ये सरप्राइजेस से भरपूर इलेक्शन होगा। अभी तक जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि आप तमाम लोगों को
KPK के अंदर सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। मुमकिन तौर पर कई ऐसी मुकामात हैं जहां पर सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और इस मरतबा लोग जो बाहर निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकले हैं। अलबत्ता वहाँ पे जो तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले, और ये बड़ी तादाद में जो लोग बाहर निकले, जो वहाँ पर मुकीम जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है कि ये लोग बाहर निकले हैं गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए, और अगर अब ये गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का लग जाता है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि उन मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने होम टाउन में जहाँ पर उनकी सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ पर अगर अपोजिशन ने अपने कदम जमा लिए, अगर वहाँ पर अपोजिशन ने अपनी ज़िली हुकूमतें बना ली, अगर वहाँ पर अपोजिशन ने अपनी भरपूर मौजूदगी का सबूत दे दिया, बेशक स्कैटर्ड ही क्यों ना हो, वो भी खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगा। और एक उनका जो इमेज है कि मुझे अवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा रखना आएगा। और इसके साथ साथ ये जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। अगरचे पंजाब गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात हों, इसीलिए उन्होंने अपना जो ऑर्डिनेंस पास किया बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कानून पास किया है सूबाई काबीना ने, उसके अंदर उन्होंने शिक रख दिया कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर ही इलेक्शन होंगे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होंगे। वो खुद ये चाहते हैं, लेकिन अगर KPK के अंदर सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ गए तो फिर पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि PTI वहाँ पर पिटने के बाद यहाँ पर पिटने के लिए किसी भी तौर पर मादर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो पिटाई बड़ी ज़बरदस्त होनी है। इसके अंदर तो कोई दो राय मुझे नज़र नहीं आ रही लोगों का जिस कदर गम गुस्सा है, जितना इस वक्त राय आमा खान साहब के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हुई है। ऑल्दो उनका वोट और सपोर्ट मौजूद है, इसके बावजूद यहाँ पर PTI के लिए जीतना और बड़े शहरों के अंदर जीतना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। अब बात करते हैं उस डेडलॉक की जो नवंबर के अंदर पैदा हुआ था, और नवंबर के अंदर जो आखिरी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की, उस मुलाकात के अंदर एक डेडलॉक आ गया था, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी विन विन सिचुएशन को सामने नहीं आ रही थी जो दोनों के लिए कुछ ज़्यादा काबिल कबूल हो। अब कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं लंदन से कि जनाब अब नए सिरे से गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर कुछ राब्ते हुए हैं, और उन राब्तों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने किसी हद तक अपनी लचक का उन्होंने इजहार किया। और लचक इस वजह से नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ राब्ते हुए हैं, बल्कि लचक की बात सामने यही है जो यहाँ से पाकिस्तान से पैगामात जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब तक, और अयाज सादिक साहब भी मिल के आए, मखदूम अहमद महमूद साहब भी मिल के आए, और इसके साथ साथ यहाँ से जो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनका राब्ता है, वो यहाँ से जो फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक के नतीजे में वो उनको तो जो बात पहुँचाई गई है वो यही है कि जनाब अब हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात पे ही बैठे रहे कि जब इलेक्शन होंगे तभी हम ये इमरान खान साहब से जान छूटेगी, तो उस वक्त तक लोगों का हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतमाद मुतज़लज़ल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शेक हो जाएगा। लोग हमसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप गिरा सकते थे। देखिए, मरकज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब की पार्टी के बगैर तरीके अदम एतमाद ना आ सकती है ना कामयाब हो सकती है, क्योंकि इस वक्त नंबर्स गेम है ना, नंबर्स गेम। तो नंबर्स सबसे ज़्यादा PMLN के पास है अपोजिशन में, लिहाजा उनके बगैर तरीके अदम एतमाद आ नहीं सकती। और यकीनी तौर पर नून लीग के अंदर ये राय पाई जाती है कि जनाब जब हम जाएंगे अगले इलेक्शंस के वक्त, अगर हम तरीके अदम एतमाद ला कर, बेशक वो नाकाम हो जाए, लेकिन हम लोगों के पास जाकर ये बात कह सकेंगे कि जनाब हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था, लेकिन हम नाकाम रहे। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन का वक्त आ गया है, हम आपके सामने मौजूद हैं, आप हमें मुंतखब करें ताकि हम आपकी मुश्किलात का अजाला कर सकें। तो ऐसे पैगामात गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने रवैये के अंदर कुछ लचक दिखाई है, लेकिन उन्होंने एक शर्त आयद की है। शर्त उनका ये है कि जनाब हम इन हाउस चेंज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुस्लिम लीग नून किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी। यानी तहरीक अदम एतमाद के बाद जो इंटर्म गवर्नमेंट आएगी या जो अगली गवर्नमेंट आएगी, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगी, ना कोई वजारत लेगी, ना कोई वजारत उस्मा लेगी, कुछ भी नहीं। वो ये चाहेंगे कि ये आइनी जो मुद्दत है ये मुकम्मल होने के बाद, यानी ये नहीं कि 2023 तक, यानी एतमाद का वोट लेने के बाद जो नया वज़ीर आज़म बनेगा वो कुछ अपने जो फ़ैसले हैं जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं वो करने के बाद
असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेगा और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और वो केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन कराएगा। अगर तो इस बात पर राज़ी हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। और इसी नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय करने के लिए नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मुतहरक हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रब्ता किया, मखदूम अहमद महमूद साहब से भी मिले और चौधरी शुजात साहब से भी रब्ता किया। ये रब्ते को खाम खा नहीं हो रहे, इनके पीछे लॉजिक्स हैं। और अब इस बात की भी इतलात हैं कि उनका बहुत जल्द आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी रब्ता होने जा रहा है और इस रब्ते के नतीजे के अंदर वो जो ग्रे एरियाज़ हैं उनके बारे में ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर बात की जाएगी बल्कि उसके बाद आगे मिलकर आगे बढ़ने का कोई हिकमत अमली, कोई रास्ता तलाश किया जाएगा। और ये इत्तफाक राय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इत्तफाक राय नहीं होता PDM की जमातों की, जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें हैं, तो उससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपको याद है कि सरदार अयाज सादिक साहब को 22 MNAs की लिस्ट लेके गए थे नवाज शरीफ साहब के पास और उनको उन्होंने कहा था कि जनाब ये PTI के 22 MNAs हैं जो हमारे साथ खड़े होने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, हमारे जो शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर तरीके अदम एतमाद में हमारे साथ चलेंगे, लेकिन इनको हमें अगले इलेक्शन में टिकट देनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो ये लोग हमारे लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इस तरफ बढ़ना शुरू हो गया मामला और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी न्यूट्रलिटी का भी हमें कल तक अंदाज़ा हो जाएगा। जब ये रिज़ल्ट सामने आएंगे और दीगर जो इस हिडन चीज़ें हैं वो खुल के सामने आएंगी तो पता चल जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर इस हवाले से गो हेड देंगे कि जनाब शुरू हो जाओ, डेड लक मुक गया, अब जहाज़ तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। देखते हैं कि ये फ़ैसला कब तक मुमकिन है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।